नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और 3 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक के और अब बात आती है फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट है हमारा डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस। तो डिमांड और सप्लाई को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए, प्रैक्टिस में कैसे लेके आते हैं, ये सारी चीजें जो है और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन इफेक्ट्स क्या होते हैं शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई के इक्विलिब्रियम में, तो ये टॉपिक भी हम देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस है फिर कुछ, और फिर लास्ट में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मार्केट मैकेनिज्म। तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व का यूज कहाँ पर होता है, तो उसका यूज होता है मार्केट मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए कि मार्केट किस तरीके से पूरा काम करता है, मार्केट में वर्क किस तरीके से होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन बोथ द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड एंड टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई। ठीक है, दीज टू मार्केट फोर्सेस बाय वे ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के द्वारा हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रोड्यूस होता है और सप्लाई होता है मार्केट में टोटल क्वांटिटी का, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, द लेवल ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटी डिपेंड ऑन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइस का जो लेवल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई होता है वो भी कई बार प्राइस पे डिपेंड करता है, जो भी हमने लास्ट चैप्टर्स में अभी पढ़ा। उसके बाद देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में ही देखा था। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड पे जो प्राइस जो डिटरमाइन होता है एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा, जहां पे इक्वल होगा उस पे, उसके लिए जो प्राइस डिटरमाइन की जाएगी उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांडेड का जो है इनवर्स फंक्शन है प्राइस के साथ, डिमांड का हमने देखा था ना, इनवर्स फंक्शन है प्राइस के साथ, और सप्लाई का जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है प्राइस के साथ, जो कि हमने लास्ट के 2 वीडियोस में कवर किया, कुछ वीडियोस में कवर किया। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, QD यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड 10 - 1P। ये एक मतलब इक्वेशन हो गई है, हर जगह 10 नहीं आएगा P और 1P नहीं आएगा। 1P की मतलब 1 की जगह 3 भी हो सकता है, 10 की जगह 4 भी हो सकता है। तो ये मतलब ये इक्वेशन इस तरीके से भी बन सकती है, QD इज इक्वल टू 4 - 3P, ऐसे भी बन सकती है। तो ऐसी अगर कोई भी इक्वेशन आएगी, बट सॉल्व कैसे करना है हमें, उसे बनाना कैसे है, देखिए पहले। तो क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा ये इसके इक्वल होगा, यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें QS तो किसके इक्वल होगा, वो 3P के इक्वल होगा। अब क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इनको एक आमने सामने रखेंगे। ठीक है, यानी कि उसको अगर हम आमने सामने रखेंगे 4 - 3P इज इक्वल टू 3P। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हमने इसको आमने सामने रखा। जैसे देखिए इस इक्वेशन को हमने आमने सामने रखा, ये QD है, ये QS है, आमने सामने रखा, ये इधर जाएगा, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 2P हो जाएगा। ये 2P इज इक्वल टू 10, तो 2 से 10 कटेगा, 5P आ जाएगा आंसर। 2P इज इक्वल टू 10, इस 2 से ये 10 कट गया तो 5P आ गया आंसर, P इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 3 3 6 6P, तो P इज इक्वल टू 4/6 हो जाएगा ऐसे, फिर ये कट जाएगा बाद में, 2/3 आ जाएगा आंसर, P इज इक्वल टू। तो ऐसे हमें P की वैल्यू निकालनी होगी। तो 4 और यहाँ पे कितनी है, 5 यूनिट्स है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है, 5 रुपीज है। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, डिमांड कितना है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट वुड बी सोल्ड एंड परचेज इन द मार्केट एट प्राइस ऑफ ₹5। तो 5 यूनिट जो है बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है मार्केट में 5 रुपए के प्राइस पे। ठीक है, अब इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दो फंक्शंस को हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ठीक है, इन दोनों का जब हम देखेंगे तो ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई।
तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे ई जहां पे लिखा हुआ है ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को सीधा सीधा काटते हैं, ठीक है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, इसको हम कहेंगे मार्शेलियन क्रॉस, मार्शेलियन क्रॉस, ठीक है। मार्शेलियन क्रॉस भी इसे हम कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। ऑल डिमांड कर्व हैव नेगेटिव स्लोप थ्रू देयर एंटायर रेंज, जितने भी डिमांड कर्व होंगे उनके क्या होते हैं, नेगेटिव स्लोप होते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। ऑल सप्लाई कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप, जितने भी सप्लाई कर्व होते हैं उनके क्या होते हैं, पॉजिटिव स्लोप्स होते हैं, ये चीज भी हमने पहले पढ़ी है। प्राइस चेंजेस इफ ओनली इफ देयर इज एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, प्राइस का जो होगा वो चेंज कब होगा, जब डिमांड एक्सेस हो जाए या सप्लाई एक्सेस हो गया। प्राइस राइज कब होगा, जब एक्सेस डिमांड होगा, एंड फॉल इफ द एक्सेस सप्लाई होगा। अगर सप्लाई ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, प्राइस कम हो गया। सप्लाई अगर ज्यादा हो गया, डिमांड अगर कम हो गया तो क्या होगा, प्राइस जो होगा बढ़ जाएगा। सप्लाई अगर कम हो गया, डिमांड अगर ज्यादा हो गया तो प्राइस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अब इन शॉर्ट क्या है, मार्केट प्राइस हैज टेंडेंसी टू बी इक्वल इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मार्केट प्राइस जो होता है उसमें क्या टेंडेंसी होती है, इक्वल रहने की इक्विलिब्रियम प्राइस पे। मार्केट प्राइस जो होता है वो इक्वल रहता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे। अब इसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे, हमने देखा प्राइस जो है P2 से P3 गया, इंक्रीज हुआ, तो सप्लाई भी यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है। प्राइस कम हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है, सप्लाई भी यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज है, सप्लाई डिमांड भी यहाँ पे कम है। तो डिमांड और सप्लाई इसके साथ साथ बढ़ रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कितना यहाँ पे डिफरेंस आया है, ये दिखा रहे हैं क्वांटिटी में। देखिए कितना यहाँ पे डिफरेंस आया है, क्वांटिटी में पहले इतनी क्वांटिटी परचेज होती थी, बाद में जो क्वांटिटी परचेज का है वो बढ़ गया, प्राइस भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम के डिमांड कर्व शुड हैव नेगेटिव स्लोप एंड सप्लाई कर्व शुड हैव पॉजिटिव स्लोप। तो डिमांड कर्व का हमेशा जो रहेगा वो नेगेटिव स्लोप रहेगा और सप्लाई कर्व का हमेशा जो रहेगा वो पॉजिटिव स्लोप रहेगा, तभी जो इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगी। अदरवाइज जो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर डिमांड कर्व जो होगी वो नेगेटिव स्लोप में नहीं रहेगी और सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप पे नहीं रहेगा, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल कैसे होगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व एंड नेगेटिव स्लोप सप्लाई कर्व। यहाँ पे क्या है, डिमांड भी नेगेटिव है, डिमांड भी नीचे की तरफ जा रही है स्लोप में, और सप्लाई भी नीचे की तरफ जा रहा है स्लोप में। तो दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव में है, तो ये जो इक्विलिब्रियम हो गया ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम हो गया ये अनस्टेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए P2 से प्राइस P3 पे गया, P1 से P2 पे गया, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट वाला प्राइस है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी में डिफरेंस आया थोड़ा, जब वो प्राइस इंक्रीज हुआ तो P3 पे गया। तो देखिए सप्लाई भी चेंज हुआ है धीरे धीरे यहां से, और डिमांड भी, डिमांड क्या हुआ है, डिमांड कम हो गया है ना। तो वी हैव प्लॉटेड अ नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व एंड अ नेगेटिव स्लोप सप्लाई कर्व, यानी कि डिमांड कर्व तो नेगेटिव में है ही, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था ही, साथ में सप्लाई कर्व भी नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करता है ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो इंटरसेक्ट करता है ये हमारा हो जाएगा
पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो ई पॉइंट को इक्विलिब्रियम से ही डिनोट करते हैं हम लोग। अगर मार्केट प्राइस, इफ द मार्केट प्राइस वर टू फॉल टू OP1, OP1 यानी कि OP1 से अगर मार्केट प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई जो है अगर बढ़ जाएगा क्वांटिटी डिमांड से, देयरफॉर मार्केट प्राइस शुड बी फॉल, ठीक है, रेदर देन राइज। अगर क्वांटिटी सप्लाई जो है, सप्लाई अगर ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई अगर ज्यादा हो जाएगा डिमांड से, जैसे कि यहाँ पे देखिए सप्लाई ज्यादा हो गया है डिमांड से, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है फॉल हो गया है। अगर यहाँ पे क्या है, सप्लाई जो है वो कम है डिमांड से, कम है ना यहाँ पे सप्लाई डिमांड से, तो प्राइस जो है क्या हुआ है, राइज हो गया है। सिंपल सी बात है, प्राइस फॉल हुआ है क्योंकि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, प्राइस राइज होगा सप्लाई डिमांड से कम हो जाएगा, तो प्राइस राइज हो जाएगा, सिंपल। सिमिलरली इफ प्राइस वर टू बी OP3, क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन क्वांटिटी डिमांड, हेंस द प्राइस शुड राइज, ठीक है, रेदर देन फॉल बैक टू इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखें, इसमें यहाँ पे देखिए, अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखें, P2 को देखें, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, इसीलिए ये क्या हो गया, पॉइंट इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, इसीलिए जो है प्राइस है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। The condition for stable equilibrium is that above the equilibrium point surplus must exist. Quantity supply is greater than quantity demand. Below the equilibrium point shortage must exist. Quantity demand is greater than quantity supply. In case this condition is not fulfilled, we get unstable equilibrium. अगर हमें मतलब ये पॉइंट नहीं मिलते हैं, शॉर्टेज और सरप्लस, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अगर कंडीशन जो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, जो ऊपर जो हमने इक्विलिब्रियम देखा, अगर सरप्लस है तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, सरप्लस में है अगर हमारी, तो अगर शॉर्टेज में है तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से। शॉर्टेज कब पड़ती है, जब सप्लाई बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड जो होती है ज्यादा हो जाती है, तो अपने आप देखते हैं ना, इन्फ्लेशन आ जाता है, मार्केट में प्याज की कमी हो गई है, प्याज की डिमांड है और प्याज मिल नहीं रहा है, तो क्या करेगा, प्याज 80 रुपए किलो हो जाएगा, मतलब 20 रुपए से 80 रुपए किलो पहुंच गया, तो क्या हो गया, वहां पे प्राइस जो है अचानक से इंक्रीज हो गया। अब मार्केट में प्याज और टमाटर भरे हुए हैं, अब प्राइस इतना कम हो गया कि 10 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, अब क्या करेगा, प्राइस जो है अचानक कम हो गया, क्यों, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, ठीक है। अब सिंपल सी ये बात आ गई है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। कैन देयर बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन सप्लाई कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्या जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है जब सप्लाई कर्व क्या हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग में हो? तो हाँ, हो सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर सप्लाई कर्व डाउनवर्ड में हो तब भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम इस फिगर के थ्रू इस चीज को समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए OP2, P2 ये रहा, विच इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस OP1, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सरप्लस टू एक्सटेंड ऑफ SR, तो SR इतना सरप्लस है, डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना है, इतना सरप्लस है, यानी कि सप्लाई में आप ज्यादा देख नहीं रहे हैं डिफरेंस, डिमांड में देखिए, डिमांड जो है किस तरीके से, डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया, शॉर्टेज है इतना, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्टेज और सरप्लस को यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि कितना सरप्लस है, कितना शॉर्टेज है, ठीक है। एग्जिस्ट सरप्लस टू एक्सटेंड SR विच क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग सेलर, अब सेलर में कॉम्पिटिशन हो जाएगा क्योंकि जो प्राइस है वो कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है मार्केट में। एट प्राइस OP3 विच इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। इक्विलिब्रियम प्राइस तो आपका कहां पर है, देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल में है। तो यहाँ पे क्या होगा,
शॉर्टेज ऑफ द ट्यून WT विच क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग बायर्स, बायर्स में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टेज हो गई है मार्केट में, चीज की सामान नहीं मिल रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई जो है वो कम है देखिए, और डिमांड जो है वो अधिक है, डिमांड बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, शॉर्टेज हुआ है, कंपटीशन हो गया बायर्स में, वहां पे कंपटीशन था सेलर्स में, तो क्या होगा, प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, वॉलरेशियन इक्विलिब्रियम। द वॉलरेशियन स्टेबिलिटी कंडीशन कैन बी स्टेटेड एज फॉलो, above the equilibrium price, equilibrium price से ऊपर supply curve must be to the right of the demand curve, सप्लाई कर्व जो होगा ना वो हमेशा डिमांड कर्व से राइट में होगा। अगर मान लीजिए डिमांड कर्व इधर है तो सप्लाई कर्व, ये सप्लाई होगा और ये डिमांड होगा, ये हमेशा राइट में होगा, यानी कि इतना हमें क्या मिलना चाहिए, सरप्लस मिलना चाहिए। बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जो डिमांड कर्व होगा वो लेफ्ट में होगा सप्लाई कर्व के, सप्लाई कर्व मस्ट बी टू द लेफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि सप्लाई कर्व जो होगा वो लेफ्ट में होगा डिमांड कर्व के, ठीक है, हाँ सप्लाई कर्व जो होगा वो लेफ्ट में होगा डिमांड कर्व के, क्योंकि प्राइस जो है हमारा यहाँ पे फॉल होगा और इकोनॉमी जो है वो शॉर्टेज में होगी, शॉर्टेज होगी यहाँ पे, ठीक है। इट वुड बी सीन दैट वेयर एज द मार्शेलियन एडजस्टमेंट प्रोसेस वर्क्स थ्रू द चेंज इन क्वांटिटीज, द वॉलरेशियन एडजस्टमेंट प्रोसेस वर्क थ्रू अ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो हमने मार्शेलियन एडजस्टमेंट और वॉलरेशियन एडजस्टमेंट का यहाँ पे देखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें क्या इक्विलिब्रियम था, इधर क्या इक्विलिब्रियम है, दोनों के आपने ग्राफ समझ लिए, ग्राफ को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अगर दोनों इक्विलिब्रियम की अगर बात होती है, किसी भी इक्विलिब्रियम की बात होती है, तो आप अच्छे से इस दोनों में डिफाइन कर सकते हैं, दोनों के ग्राफ को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए डिमांड कर्व जो, सप्लाई कर्व जो है, देखिए सप्लाई और डिमांड के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इधर सप्लाई और डिमांड के बीच में देखिए स्टेबल और अनस्टेबल, तो आपको समझ आ गया होगा। इधर ये पॉजिटिव में, मार्शेलियन क्रॉस में क्या है, पॉजिटिव में है दोनों, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व भी, डिमांड कर्व नेगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, मार्शेलियन में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का भी आपने देख लिया। अभी यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट तो हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट से जो पहले है वो सरप्लस है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जो है वो शॉर्टेज है, इस तरीके से। और प्राइस पे डिपेंड कर रहा है पूरा, प्राइस भी इसके साथ बढ़ घट रहा है, तो थोड़ा डिफरेंट है उससे इसका डिमांड कर्व, ठीक है, या फिर डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है इसका उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है तो फिर से इसको हम एक बार डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। तो डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम में जो शिफ्ट आता है कर्व का, कर्व में जो शिफ्ट आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही होगा, उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो है हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे, एक सेकेंड, जैसे कि मार्शेलियन एडजस्टमेंट, वॉलरेशियन एडजस्टमेंट प्रोसेस, ये जो थे ये प्रोसेसेस हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके थे, ठीक है, और इनके हमने कर्व बनाने भी देख लिए थे। अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें देखते हैं, इस मेथड में क्या होता है, कंपैरेटिव स्टैटिक। तो हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड देन इंट्रोड्यूस द चेंज टू बी स्टडी। तो यानी कि हमें पहले कंपेयर करना होता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, उसके बाद बाकी चीजें हम देखते हैं। द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिटरमाइंड एंड कंपेयर्ड विद ओरिजिनल वन। तो जो भी नया इक्विलिब्रियम पोजीशन बनता है वो हम कैसे कंपेयर करते हैं, ओरिजिनल से। तो द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में रिजल्ट फ्रॉम द चेंज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कीपिंग एवरीथिंग एज अ कांस्टेंट। तो पहला हम क्या देखते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में कैसे शिफ्ट आता है, ये हमारा जो है टॉपिक है फर्स्ट। चलिए देखते हैं।
तो जैसा कि आपको पता है डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो है वो मीट हो रहा है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व मिल रहा है वो हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब क्या करेगा? प्राइस हुआ इंक्रीज, ठीक है, तो इंक्रीज प्राइस के साथ क्वांटिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज। प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटीज डिक्रीज हुई। तो ये हमारा शिफ्ट दिखा रहा है। तो सप्लाई कर्व में क्या आया? शिफ्ट आया। सप्लाई कर्व में शिफ्ट पहले आगे की तरफ आया फिर नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट आया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए एन इंक्रीज इन डिमांड वोज रिजल्ट इन, अगर डिमांड इंक्रीज होगा एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जैसे डिक्रीज इन डिमांड, जैसे कि हमने अभी देखा था ना, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा था, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही थी, जैसे कि यहाँ पे ये प्राइस ये क्वांटिटी। अब ये हमारा जो बनेगा इधर डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से ये क्या हो गया? ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब प्राइस जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ से देखिए प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगी, ठीक है। एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस तो इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा? डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस होगा तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, बस यही चीज है। अब सप्लाई कर्व शिफ्ट में क्या होगा? सेम इसी तरीके से देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में जो शिफ्ट आएगा उसके बारे में देखिए। देखिए डिमांड कर्व ये है, अब ये सप्लाई कर्व, ये हमारा जो बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इक्विलिब्रियम है। अब प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। प्राइस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसका जो एन इंक्रीज इन सप्लाई वुड रिजल्ट अ फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिक्रीज इन सप्लाई कर्व का क्या होगा? अ राइज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, अ फॉल इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। तो वो डिमांड था, ये सप्लाई था। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए साइमल्टेनियस शिफ्ट, साइमल्टेनियस शिफ्ट में क्या होगा? वी मे एग्जामिन इफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट साइमल्टेनियसली। अगर दोनों जो डिमांड और सप्लाई कर्व हो गए साइमल्टेनियसली अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? कंबाइंड रिजल्ट आएगा, है ना, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा, जो हमने एनालाइज किया ऊपर। दोनों को अगर हम एक साथ क्या कर दे? मिला दे, ठीक है, तो क्या होगा? क्या रिजल्ट आ सकता है? A net result will depend on the relative change in demand and supply, ठीक है। तो रिलेटिव चेंज होगा डिमांड एंड सप्लाई में, वो ऐसे ही कुछ रिजल्ट आएगा। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो देखिए क्या हो सकता है। एन इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड में इंक्रीज होगा, अ शिफ्ट राइट वर्ड इन डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व जो होगा वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। रेजेस पी एंड इंक्रीज क्यू, यानी कि प्राइस जो होगा वो इंक्रीज होगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि क्या होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और डिक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इन डिमांड कर, तो डिमांड कर्व क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो जाएगी। अब इंक्रीज इन सप्लाई, शिफ्ट राइट वर्ड इन सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई कर्व में इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी राइट वर्ड शिफ्ट करेगी। लोअर पी, प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा और क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर हमने इनको साइमल्टेनियस किया तो। बस ये कुछ जो पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखने। When both the demand and supply curve shift, the effect on price or quantity can be determined, but without information about relatively of shift, effect on other variable is ambiguous. Ambiguous का मतलब क्या होता है? Not clear, not clear,
ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा, वो क्लियर नहीं आ पाएगा। If both the demand and supply curve increases, shift rightward, the quantity increase but price may rise, fall or remain the same। तो प्राइस क्या है यहाँ पे, क्या है, अगर डिमांड एंड सप्लाई कर्व दोनों अगर इंक्रीज होते हैं तो शिफ्ट क्या होगा, राइटवर्ड होगा। लेकिन द क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी, लेकिन प्राइस जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्या होगा, राइज हो सकता है, फॉल हो सकता है और सेम भी रह सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, इफ द डिमांड कर्व डिक्रीजेस, डिमांड कर्व अगर डिक्रीज होता है तो क्या होगा, डिमांड कर्व अगर डिक्रीज होता है तो शिफ्ट क्या होगा, लेफ्टवर्ड। ठीक है, डिमांड कर्व अगर डिक्रीज होता है तो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, सप्लाई इंक्रीज होगा, शिफ्ट राइटवर्ड, और सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड का हो जाएगा लेफ्ट, सप्लाई का हो जाएगा राइट। द प्राइस फॉल बट क्वांटिटी जो होगा वो इंक्रीज, डिक्रीज और चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्लियर नहीं है, यहाँ पे हमारा प्राइस क्लियर नहीं है। इस फंक्शन में क्वांटिटी जो होगा वो एम्बिगुअस होगा, यानी कि क्वांटिटी की एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, नहीं सॉरी, इसमें प्राइस जो होगा वो क्लियर नहीं होगा, प्राइस, क्योंकि प्राइस जो हो सकता है बढ़ सकता है, घट सकता है, सेम भी रह सकता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है हमारा वो क्लियर नहीं है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे डिमांड जो होगा अगर कम होगा, डिमांड कम होगा तो सप्लाई जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड यहाँ पे कम हो रहा है और सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्या ये आपको, आई होप ये दोनों पॉइंट जो होंगे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है और सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई का और डिमांड का होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे प्राइस जो है हमारा फॉल हो रहा है, प्राइस क्या होगा, फॉल हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो क्लियर नहीं है, क्वांटिटी का हमारा क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोनों जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि डिमांड भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो प्राइस क्या है हमारा, प्राइस जो है हमारा क्लियर नहीं है, और क्वांटिटी जो होगी, क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दो हमारे केसेस आ गए। चलिए, अब इसका जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है, QD हमारा दे रखा है 100 माइनस 2P, QS हमारा दे रखा है 3P। अब QD इज इक्वल टू QS होता है हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होता है, इक्वल होता है। अब हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे के सामने रख दीजिए, 100P माइनस 3P क्या हो जाएगा, P को इस साइड लेके आ जाइए, माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 3 और 2 5P हो गया। 100P इज इक्वल टू 5P, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा 20, कट जाएगा ना 100, P इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये देखिए P की वैल्यू आ गई 20। अब P की वैल्यू पुट कर दीजिए, P की वैल्यू आ गई 20, P की वैल्यू पुट कर दीजिए, QD 100 माइनस 2 इंटू 20, तो QD आ गया 60। अब QS जो है QD के इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो अब QD हमारा जो निकला है वो क्या होगा, 160 माइनस 2P। ठीक है, QD कितना निकलेगा हमारा, 160 माइनस 2P, क्योंकि 160 मोर यूनिट्स आर बाउट एट ईच प्राइस। तो इक्वेशन 1 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, तो नया जो हमारा डिमांड आ जाएगा, तो 100 माइनस ये था ना हमारा
-2p था, लेकिन हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू कितना आ गया है, 60 आ गया है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 60 माइनस 2p। ये देखिए 100 माइनस 2p को हमने क्या लिखा, 60 माइनस 2p। देखिए क्योंकि QD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 60 आ गई है। ठीक है, तो ये हो गया 60 माइनस 2p, क्योंकि 60 मोर यूनिट्स आर बाउंड, तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट। डिमांड कर्व क्या हो गया हमारा, राइट शिफ्ट हो गया। जैसे कि ये डिमांड कर्व था, तो डिमांड कर्व हमारा इधर शिफ्ट हो गया। तो 100 था पहले यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, अब कितना हो गया, 160 हो गया। 160 माइनस 2p आ गया, यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया हमारा ऐसे। तो अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे हम। तो इक्वेशन इनको हम जब हम साथ रखेंगे, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से QD इज इक्वल टू QS हम एक साथ रखेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। देखिए QD इज इक्वल टू QS कैसे रखेंगे, QS हमारा कितना है, 60 है। तो देखिए 160 माइनस 2p इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब 60 हमने रखा, ये हमारा इधर आके क्या हो गया, कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 3 इक्वेशन। रुकिए, सॉरी, चलिए देखते हैं इसको, इस इक्वेशन को पुट करके। देखिए 160 माइनस 2p, अब यहाँ पे हमारी p की वैल्यू कितनी थी, QS जो हमारा था वो था 3p इज इक्वल टू 3p। अब p कितना हो गया, ये 5p हो गया। 160 इज इक्वल टू 5p। अब ये कटेगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और यहाँ पे बच गया 5 2 जा 10, तो 32 आ गया p की वैल्यू। ये देखिए p की वैल्यू आ गई हमारी 32। अब 32 को हम पुट करेंगे, 160 माइनस 2 इंटू 32। अब 2 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 64। 160 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 96। तो QD और QS की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 96। तो इस तरीके से हम पता है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई अगर हमें दिया रहेगा तो हम किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें बता रहा है कि डिमांड कर्व जो है राइट शिफ्ट हो रहा है, तो हम किसी भी इक्वेशन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस को। अब यहाँ पे देखिए क्या है, QD इज इक्वल टू A प्लस BP, यानी कि ये इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा, एनी लीनियर डिमांड सप्लाई सिस्टम। ठीक है, इस फॉर्म में आपको रहेगा। A क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, B क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, P क्या रहेगा, प्राइस रहेगा। अब इस तरीके से QS यानी कि सप्लाई का भी दिया रहेगा C प्लस D इंटू P। तो C क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, D क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब C जो होगी ना, क्या होगा, हमेशा A से कम होगा, सप्लाई वाले में A से कम होगा। D जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे क्या है, A और B, A क्या है, ग्रेटर देन 0 रहेगा, B क्या है, लेस देन 0 रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, QD वाला जो इक्वेशन होगा उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से इक्वल रहेगा, तो यानी कि यहाँ पे जो होगा, जो भी आप इक्वेशन में माइनस वाला देखेंगे वो QD होगा, अगर आपको QD नहीं भी दे रखा है। और बाई चांस मान लीजिए कि इक्वेशन है 3 माइनस 2p, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड वाला मेथड है ये। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई वाला जो होगा वो इस तरीके का होगा 3 प्लस 2p, तो ये होगा क्वांटिटी सप्लाई। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो उसको क्या रखिएगा, आप इक्वल में रखिए, QD इज इक्वल टू QS रखिए, और उसको इस तरीके से फिर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के सामने रखेंगे, ठीक है। तो ये P की वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल जाएगी। ये वाला जो है ना, इस प्रोसेस को आप ऐसे याद रख सकते हैं जब आपको न्यूमेरिकल करना हो। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए चलिए। A प्लस बी पी इज इक्वल टू सी प्लस डी पी है, ठीक है। A प्लस बी पी सी प्लस डी पी। अब क्या करेंगे, हम A और C को एक साथ रख लेते हैं, इधर ले आते हैं। A माइनस सी इज इक्वल टू डी पी माइनस बी पी। अब P को रखना है हमें, तो क्या करेंगे हम, A माइनस सी। अब ये क्या है, दोनों माइनस में है और जब आएंगे नीचे तो ऐसे आ जाएगा, तो D माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू में P आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का जो भी न्यूमेरिकल आएगा इसी तरीके से आएगा, ठीक है। देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है। रेशनिंग एंड द एलोकेशन ऑफ स्केयर गुड्स, ठीक है। अब रेशनिंग क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ प्राइस कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट एक प्राइस तय करती है, यानी कि एक प्राइस पे सील कर देती है गवर्नमेंट, यानी कि फिक्स कर देती है कि इतने प्राइस से ऊपर आप नहीं ले सकते। मान लीजिए किसी का रेट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने 10 रुपए, तो 10 रुपए से ऊपर आप उसका रेट नहीं बढ़ा सकते। तो इसको कहते हैं प्राइस सीलिंग, ठीक है, जो गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे दिया है। रेशनिंग implies fixation of price control. Price control means that a ceiling has been imposed on prices of such commodities as are covered under the price control measures. तो ऐसी commodities जो कि price control measures के अंदर आती है, ठीक है। Fixation of ceiling on prices का मतलब क्या है, means that the free operation of forces of demand and supply is not being permitted, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर प्राइस सील कर दिया जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला, हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर प्राइस सील किया जाएगा, यानी कि ये हमारा मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो इससे अगर हाई पे यानी कि के पे अगर प्राइस तय किया गया तो क्या होगा, ठीक है। और इक्वल टू द इक्विलिब्रियम प्राइस अगर हमारा प्राइस तय किया जाएगा, यानी कि पी पे तय किया जाएगा, और लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि एच पे तय किया जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, पहले आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था पी वो बनाया, उसके बाद वहां से सप्लाई कर्व गया और फिर डिमांड कर्व आया, ठीक है। डिमांड कर्व आया, यानी कि यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। ये देखिए, पहले ये हमारा पी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब यहाँ से क्या गया, हमारा सप्लाई कर्व गया इसको काटते हुए इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहीं से क्या आएगा, हमारा डिमांड कर्व आएगा, मतलब और ऊपर से इसको काटते हुए। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा प्राइस हायर देन इक्विलिब्रियम। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा होगा प्राइस लोअर देन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए, अब सीलिंग मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन मार्केट। अब इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा अगर गवर्नमेंट जो है वो प्राइस तय करती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बेनिफिट जो हो रहा था किसी भी फर्म को, वो 50 रुपए पर प्लेट के हिसाब से बेनिफिट हो रहा था, यानी कि एक प्लेट है, कोई भी प्लेट बनाया है उन्होंने या फिर कुछ भी बनाया है, 50 रुपए का कोई भी गुड बनाया है और उसमें उसने सारे बेनिफिट अपने जोड़ रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसका जो प्राइस सील करती है वो 60 रुपीज सील करती है। तो मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन मार्केट, मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अच्छी बात है भाई। द सप्लायर ऑन द अदर हैंड वुड बी वेटिंग इन देयर विंग्स टू सप्लाई मोर, ठीक है। उल्टा सप्लायर क्या सोचेंगे कि भाई ठीक है और भी हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या है, क्वांटिटी अभी प्रेजेंटली क्या है, डिमांड में है और हमको अच्छा खासा प्राइस भी मिल रहा है। तो देयर विल बी टेंडेंसी फॉर प्राइस फॉल डाउन टू बी इक्विलिब्रियम लेवल। तो क्योंकि आगे क्या होगी, टेंडेंसी होगी कि प्राइस जो होगा गिर के कहाँ आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो इसीलिए अभी जितना फायदा मिल रहा है उतना उठा लो, ठीक है। अगर प्राइस जो होगा इक्विलिब्रियम पे अगर सेट किया गया होगा, इट विल लीव द मार्केट अनअफेक्टेड,
क्योंकि भाई इतना तो उन्होंने भी चुना था ना, जिसकी फर्म है उसने भी इतना ही चुना था, और उसी रेट पे गवर्नमेंट ने भी सील कर दिया, तो क्या होगा, मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस से कम पे अगर सील कर दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा, तब हो सकती है प्रॉब्लम। देखिए, तो गवर्नमेंट है, इम्पोज किया है, सील किया है OH पे, H हमारा था ना नीचे वाला एरिया, तो ये वाला देखिए, जैसे मान लीजिए इस पे इक्विलिब्रियम प्राइस था हमारा P, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे OH पे सील कर दिया है प्राइस को, तो क्या होगा, देखिए OH पे सील कर दिया है, इक्विलिब्रियम प्राइस OP वुड नो लॉन्गर बी लीगली ऑब्टेनेबल। तो OP यानी कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो तो ऑब्टेन हो ही नहीं सकता है ना अब, तो क्या होगा, प्राइस मस्ट रिड्यूस फ्रॉम OP टू OH, तो प्राइस क्या होगी, रिड्यूस कम हो जाएगी, OP से OH पे हो जाएगी। एट लोअर प्राइस OH क्वांटिटी डिमांडेड विल एक्सपेंड HN। तो जब प्राइस कम हो जाएगी और किसी भी फर्म को जो है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, क्या होगा, मार्केट में क्या आ जाएगा, शॉर्टेज आ जाएगा। ठीक है, अ शॉर्टेज ऑफ दिस कमोडिटी विल इमर्ज। ठीक है, दिस शॉर्टेज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट LN। तो ये जो है, ये शॉर्टेज जो है, ये वही वाला शॉर्टेज आया हुआ है मार्केट में, ये वही वाला शॉर्टेज आया हुआ है मार्केट में, जिसकी यहाँ पे हम बात कर रहे थे। ये जो शॉर्टेज है, ये वही वाला शॉर्टेज आया हुआ है जिसकी यहाँ पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए, तो आगे क्या होगा, अब आगे की कहानी देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो उसके बाद क्या करते हैं हम, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल इन फ्री मार्केट। ठीक है, प्राइस कंट्रोल के इफेक्ट पे, तो अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। शॉर्टेज आएगा पहला, तो क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड एंड ब्राउट इन मार्केट विल श्रिंक। ठीक है, तो मतलब सप्लायर जो होगा वो सप्लाई ही नहीं करेगा ज्यादा, उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे पे प्राइस सील कर दिया गया है, तो लार्ज चंक ऑफ कंज्यूमर डिमांड विल गो अनसेटिस्फाइड। तो जब सप्लायर ही नहीं होगा मार्केट में, क्या होगा, तो डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, है ना, डिमांड्स पूरी ही नहीं हो पाएंगी, फिर क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाई अमंग लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि लोगों को क्या मिलेगा, सामान ही नहीं मिलेगा। ठीक है, सप्लाई क्या हो जाएगी, लिमिटेड होगा। शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी मींस ऑल दोस कंज्यूमर्स हु डिमांड द कमोडिटी एट रूलिंग प्राइस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि जो कंज्यूमर्स होंगे वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर कमोडिटी विल बी डिनाइड टू यूज। ठीक है, तो उनको मतलब बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, वैसे नहीं बिकेगा, तो क्या होगा, कंज्यूमर क्या करेंगे, ब्लैक मार्केट से वो चीजों को खरीदेंगे, तो क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, है ना। इट इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस कंट्रोल, ये प्राइस कंट्रोल का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है। अब ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या है, सिचुएशन आ जाएगी इन विच द कंट्रोल क्वांटिटी कमोडिटी इज सोल्ड अनलॉफुली। अब इसको क्या करेंगे, अनलॉफुली बेचा जाएगा। जब सीधा सीधा नहीं मिलता है कोई चीज, तो ब्लैक मार्केटिंग से लोग ज्यादा पैसे दे के लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस हाई देना पड़ेगा। ठीक है, अनलॉफुली एंड फोर्स सेलिंग प्राइस। तो ये सिचुएशन जो है ये अराइज हो जाती है बीच बीच में, इसीलिए हमें क्या करना है, प्राइस को सस्टेन करके चलना है। अब देखिए, अब दूसरा क्या आता है, प्राइस सपोर्ट मेजर आता है। प्राइस सपोर्ट मेजर, इसमें क्या होता है, जो उसमें क्या था, मैक्सिमम प्राइस जो है वो गवर्नमेंट सील करती है, और यहाँ पे क्या करता है, मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस जो है वो गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, फिक्स्ड ऑन द प्राइसेस सच एज कमोडिटी आर कवर्ड अंडर प्राइस सपोर्ट मेजर। तो ये क्या कर रहा है, प्राइस सपोर्ट कर रहा है कमोडिटीज को। अब देखिए, प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस कमोडिटी नीड नॉट सेल एट प्राइसेस लोअर देन द फ्लोर प्राइसेस। अब जो प्रोड्यूसर होंगे भाई, इससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकते। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी चीज का 15 रुपए फिक्स किया है, तो आप उसको 10 रुपए में नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ठीक है, एमएसपी, एमएसपी की बात आपने सुनी होगी ना, कि किसानों को चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट नहीं मान रही है, या फिर अब किसानों को मिल गया है एमएसपी। ठीक है, तो फिक्सेशन ऑफ फ्लोर प्राइस मींस द फ्री ऑपरेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज बीइंग इंटरफेयर्ड विद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट जो है
मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो तय करेगी, उसके ऊपर आप जितना लेना चाहे ले सकते हैं। तो मिनिमम आप इतना तो लेंगे, बात यहाँ पे आ जाती है। तो गवर्नमेंट डिसाइड टू इम्पोज प्राइस सपोर्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ने अगर सोचा कि हमें प्राइस सपोर्ट करना है, प्राइस सपोर्ट मीन्स द गवर्नमेंट इम्पोज अ फ्लोर ऑन प्राइसेस। फ्लोर्स कुड बी फिक्स्ड एट प्राइस, जैसे कि लोअर देन इक्विलिब्रियम, इक्वल टू इक्विलिब्रियम और मोर देन इक्विलिब्रियम। ये तीन फ्लोर्स पे जो गवर्नमेंट है वो तय करेगी। अब मान लीजिए कि मतलब गवर्नमेंट ने तय किया प्राइस जो है मिनिमम प्राइस लोअर देन इक्विलिब्रियम ले लिया, तो क्या होगा, और अगर इक्विलिब्रियम पे ले लिया और अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा ले लिया, इक्विलिब्रियम से ज्यादा लिया तो क्या होगा, सरप्लस होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग क्या सोचेंगे कि हम यहाँ पे अब जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम से ज्यादा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इससे ज्यादा उनको और पैसा मिल सकता है, वो और ज्यादा इससे ज्यादा ले सकते हैं मतलब पैसा। तो क्या करेंगे, वो सप्लाई जो है उनका बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो अनअफेक्टेड रहेगा, लेस देन इक्विलिब्रियम रहेगा तो उतना कुछ खास जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे फ्लोर प्राइस लोअर देन इक्विलिब्रियम, लेस देन इक्विलिब्रियम होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा मार्केट पे, इक्वल टू इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, मार्केट अनअफेक्टेड रहेगा। हायर देन इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो क्या होगा, सरप्लस होगा, सरप्लस मिलेगा, ठीक है ना। सप्लाई जो होगा वो किस में रहेगा, सरप्लस में रहेगा। क्योंकि क्यों सरप्लस में रहेगा, क्योंकि जो सप्लायर होंगे वो और ज्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको बेनिफिट ज्यादा अच्छा हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो है ये बेनिफिट्स है। अब देखिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे प्राइस सपोर्ट के। पहला क्या है, सरप्लस में रहेगा, दूसरा क्या है, बफर स्टॉक, तीसरा क्या है, सब्सिडीज मिलेंगी। तो देखिए द क्वांटिटी एक्चुअली बाउट एंड सप्लाइड विल श्रिंक एज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइस सपोर्ट। द लार्ज चंक्स ऑफ प्रोड्यूसर स्टॉक विल रिमेन अनयूटिलाइज, यानी कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है कि इतनी ज्यादा तो डिमांड ही नहीं है, तो क्या हो गया, सामान हमारा रह गया सरप्लस में। दूसरा क्या होगा, बफर स्टॉक, maintain support price, the government will have to design some such program as to enable producer to dispose their surplus stock, ठीक है। one such program can take form of buffer stock, तो इसको क्या करेंगे, स्टॉक करके रख सकते हैं पहले से। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, परचेज द सरप्लस स्टॉक अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर, अब गवर्नमेंट उसको परचेज कर सकती है। these stocks are released if and when the production of supported commodity suffers, the buffer stock operation benefit or the producer as a group, but who bears the cost, लेकिन इसका पैसा कौन देगा, first the consumer who has to pay high prices of the product, पहला तो वो कंज्यूमर जो इसके हाई प्राइसेस देगा प्रोडक्ट के। दूसरा people in general who have paid taxes to support this program, दूसरा कौन देगा, वो लोग देंगे जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट अगर खरीदती है तो जो टैक्स पेयर्स होंगे वो देंगे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नहीं खरीदती है तो कौन देगा, लोग क्या करेंगे, जमाखोरी कर लेंगे, बफर स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सब्सिडीज, टू ऑफसेट द लॉस ऑफ कंज्यूमर द गवर्नमेंट में अंडरटेक द सब्सिडाइज प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर का अगर लॉस होगा तो क्या होगा, सब्सिडाइज प्रोडक्ट लेके आएगी गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है। बाय सब्सिडी वी मीन दैट गवर्नमेंट परचेजेस द प्रोडक्ट एट सपोर्ट प्राइस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीद लेगी और उस प्रोडक्ट को बेच देगी कंज्यूमर को, ठीक है। जितना प्राइस पे उन्होंने मतलब खरीदा है या तो उसी प्राइस पे बेचेगी या उससे कम प्राइस पे दे देगी, कुछ पैसा अपनी जेब से लगा के, तो उसको कहते हैं सब्सिडीज, ठीक है। द डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज बॉर्न ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। मिनिमम वेज लेजिस्लेशन में क्या है कि इससे कम पे आप कोई भी लेबर नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि 350 रुपीज पर डे हिसाब से कोई भी लेबर जो है वो वर्क करेगा, तो इससे कम पैसों में आप कोई भी लेबर नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया 300 ले लेना ये काम करो, ये चीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, सिमिलर टू फिक्सिंग फ्लोर प्राइसेस। अब गवर्नमेंट at times are known to have interfered in the फैक्टर मार्केट also, तो फैक्टर मार्केट में भी गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए एम्प्लॉयर्स में बी प्रोहिबिटेड बाय फ्रॉम पेइंग लेस देन द मिनिमम वेज
फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है मिनिमम वेज, उससे कम जो होगा कोई भी एम्प्लॉयर जो होगा वो नहीं लेगा। तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है। तो हमारा लेबर क्या होगा, सरप्लस में बैठा रहेगा। अब यहाँ पे भी तीन बन जाती है बातें। ठीक है, जब मिनिमम वेज जो होगा इक्विलिब्रियम के बराबर होगा, लेस देन इक्विलिब्रियम होगा या इक्विलिब्रियम से ज्यादा। अब इक्विलिब्रियम से ज्यादा होगा तो लेबर क्या होंगे, सरप्लस में होंगे, बहुत ज्यादा लेबर मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे कि भाई हमें चलो काम मिलेगा, इतना ज्यादा पैसा मिल रहा है तो ठीक है ना। उसके बाद फॉल इन एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जब लेबर काफी ज्यादा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेबर क्या है, सरप्लस में है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं मिल रही है उन लोगों को, ये बात यहाँ पे आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए, where the law or the agreement is effective, it will raise the wage that labor remains remains in employment। ठीक है, OP to OZ। अब देखिए OP to OZ क्या है, लेबर जो रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट में रहेगा। अब मिनिमम वेज जो होगा वो लोअर देन एक्चुअल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तो क्या होगा, labor would be demanded, whereas the equilibrium wage labor was being supplied and demanded, employment will fail। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब मिनिमम वेज रेट जो होगा जब सरप्लस ऑफ लेबर क्रिएट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, लेबर जो होंगे वो काम करना चाहेंगे लेकिन उनको काम ही नहीं मिलेगा, सरप्लस लेबर होंगे यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ जाएगी। अब क्या होगा, सम ऑफ द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स मे बी टेम्प्टेड और फोर्स्ड टू ऑफर देमसेल्फ फॉर वर्क एट द वेज रेट बिलो द फ्लोर रेट। अब कुछ जो वर्कर्स होंगे वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमें कम पे भी काम दे दो, बस काम दे दो। ठीक है, तो बात वहीं पे आ जाती है कि जब सरप्लस में लेबर हो जाएंगे, उनको काम नहीं मिलेगा, तो कहेगा भाई कुछ भी दे दो बट काम दे दो हमें, भले 200 रुपये दे दो, कोई बात नहीं। अब उसके बाद आता है आर्बिट्रेज। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये क्या है, ऑपरेशन है इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी इन 2 और मोर मार्केट्स बिटवीन विच देयर प्राइस डिफरेंशियल और डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या आर्बिट्रेज क्या है, अब मान लीजिए आपने नई दिल्ली में कोई सामान खरीदा, ठीक है, और जाके उसको कहाँ बेच दिया, नोएडा में बेच दिया, क्योंकि नोएडा में आपको क्या मिल रहा था, प्राइस अच्छा मिल रहा था, गुड प्राइस मिल रहा था, इसलिए आपने जाके नोएडा में बेच दिया। तो इसी को कहते हैं आर्बिट्रेज। जब तक आपका ट्रांसपोर्ट जो चार्ज है उस प्राइस से मैच कर रहा है, यानी कि उस प्राइस से ज्यादा कम है ट्रांसपोर्ट का किराया आपका, तब तक आप क्या करेंगे, आप वहां के मार्केट में जाके बेचते रहेंगे। जब आपको दोनों तरफ का मार्केट जो है इक्विलिब्रियम लगेगा, यानी कि ठीक है इतने में ही दिल्ली में भी बेच सकते हैं, इतने में ही नोएडा में भी बेच सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप नोएडा जाना बंद कर देंगे उसके बाद। तो यही चीज है यहाँ पे। देखिए, प्राइस ऑफ मशरूम इन कहाँ पे, न्यू दिल्ली, प्राइस ऑफ मशरूम इन नोएडा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, प्राइस हाई है तो डिमांड क्या होगा, क्वांटिटी क्या होगा, कम है। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, लो है, क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ से बंदों ने खरीद लिया, लोगों ने क्या किया, भाई प्राइस कम था तो काफी ज्यादा खरीद लिया, और नोएडा में जाके क्या है, हाई प्राइस है तो यहाँ पे जाके बेच दिया। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। A vertical supply curve in each city represent quantity of mushroom now available in each plate. New Delhi, if the equilibrium price of New Delhi is much less than Noida, a trucker might be buy a load in New Delhi and sell them in Noida. ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा वो न्यू दिल्ली का क्या होगा, कम होगा नोएडा से, तो क्या करेगा, लोड करेगा और जाके नोएडा में जाके बेच देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्बिट्रेज जो होगा वो प्राइस डिफरेंशियल को क्या कर देता है, कम कर देता है, बिकम इक्वल और टू लेस देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। या तो क्या हो जाता है, प्राइस इक्वल बढ़ जाता है, या फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के आसपास पहुंच जाता है। इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर स्मॉल रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ गुड, प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन सिटीज विल रिमेन स्मॉल। ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स जो है वो ज्यादा है तो दोनों सिटीज के बीच में जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि ठीक है यहाँ पे इतना मिल रहा था, यहाँ पे इतना मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ज्यादा नहीं निकलेगा, 200 रुपया निकलेगा, तो वही हो गया। नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है, मैं रिचा।
और आज हम बात करेंगे शेयरिंग ऑफ टैक्स बर्डन की, यानी कि ये जो टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का। तो who bears the tax burden under following situation। अब ये जो सिचुएशंस है इनमें टैक्स का जो बोझ है वो कौन उठाता है। तो पहला क्या सिचुएशन है, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, एंड सप्लाई जो होगा नॉर्मल शेप में होगा। डिमांड जो होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा, सप्लाई जो होगा वो नॉर्मल शेप में होगा। सप्लाई जो होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा और डिमांड जो होगा वो नॉर्मल शेप में होगा। सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगा, डिमांड नॉर्मल शेप में। तो ये चार कंडीशंस हमारे पास बनती है। तो इन चारों को एक एक करके अब हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो जब डिमांड जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, तो जो पूरा टैक्स बर्डन होगा वो किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा बॉर्न किया जाएगा, यानी कि उठाया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा टैक्स बर्डन प्रोड्यूसर के द्वारा उठाया जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, प्राइस तो सेम ही था, क्वांटिटी कम हो गई। तो जब प्रोड्यूसर उठाएगा तो क्या करेगा, क्वांटिटी को लेस करके अपना तो प्रॉफिट जाने नहीं देगा ना। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होगा वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू गिविंग इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस देने के लिए हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा कि ठीक है, अब इस मतलब क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी, प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब दूसरा जो है हमारा क्या है, डिमांड जो होगा अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक में कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है ना डिमांड का। ये इलास्टिक जो है, इलास्टिक में ऐसे ही डिमांड कर्व बनता है, इलास्टिक में ऐसा बनता है एकदम। तो हमारा ऐसे था प्राइस इलास्टिक वाला। ठीक है, ये इलास्टिक है ये वाला, देखिए। तो डिमांड कर्व क्या हुआ यहाँ पे, मतलब टैक्स यूनिट क्या हुआ, शिफ्ट हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था हमारा पहले यहाँ था और अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, टैक्स पोजीशन जो है बाद का ये है, और प्री टैक्स पोजीशन, टैक्स देने से पहले का जो पोजीशन ये है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो होल टैक्स बर्डन इज बोर्न बाय कंज्यूमर। यहाँ पे पूरा जो पूरा टैक्स है वो कौन उठा रहा है, कंज्यूमर उठा रहा है। कंज्यूमर उठा रहा है, इसीलिए क्या हो गया, प्राइस बढ़ा के लिया जाएगा। जब कंज्यूमर उठाएगा तो कंज्यूमर से हम क्या करेंगे, प्राइस ज्यादा लेंगे, है ना, बढ़ा के। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा बिफोर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ई विच इज गिवन द इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी। ठीक है, इम्पोज करने के बाद जो है टैक्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट E1 से कहाँ चला गया, E1 पे चला गया, E से, विच इक्विलिब्रियम प्राइस है ओपी, दिस प्राइस राइजेस बाय फुल अमाउंट ऑफ टैक्स। तो प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिगर को देख के समझना सीखिए। उसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, व्हेन सप्लाई जो होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक वही हो गया ना, देखिए सप्लाई है, ये सप्लाई कर्व है हमारा इस तरीके से ये। ठीक है, सप्लाई जो होगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब ये देखिए यहाँ से अगर शिफ्ट कर रहा है कर्व, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 है हमारा और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 और E। तो ये मेन यही चीज बनती है कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कैसे कहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तो इतना ज्यादा शिफ्ट होगा, यहाँ पे देखिए इतना जो है ये शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो टैक्स इम्पोज करने से पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट E था। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या हुआ है, ओपी दिया है इसने। आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू E1। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ये हमें क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम शो कर रहा है ओपी का। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो टैक्स बर्डन होगा वो कौन उठाएगा, कंज्यूमर उठाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, जब सप्लाई कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा तो पूरा जो टैक्स बर्डन होगा वो कौन, सेलर उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, टैक्स बर्डन फॉल्स ऑन प्रोड्यूसर। यहाँ पे सिंस सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक विद इम्पोजिशन ऑफ टैक्स द सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड एज सच इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, सप्लाई भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम प्राइस भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ अनचेंज्ड है। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे सभी
और डिमांड का उसको इलास्टिसिटी को एक में बिठा के यहाँ पे दिखा दिया है। ये वो वाला इक्विलिब्रियम प्राइस वाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इस तरीके से ये पूरा सारे जितने भी केसेस अभी हमने देखे थे सबको एक साथ मिला के ये वाला जो डिमांड कर्व है ये बनाया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास, ये क्यू एस माइनस 5 3p क्यू डी माइनस 10 2p, इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी हमने पढ़ा है, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब हम क्यू एस की जगह पुट करते हैं -5 प्लस 3p इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। अब p को एक साथ रखिए और जो नंबर्स है उनको एक साथ रखिए। नंबर्स को एक साथ रखेंगे और p को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p प्लस 2p। p को इधर लेके आए तो माइनस में हो गया 10, और इधर ये 5 जो है माइनस का ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 3p प्लस 2p 5p हो गया इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15 हो गया। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से 15 कटेगा सीधा के सीधा, कितना हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 3। अब p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब p की वैल्यू हम कहीं भी पुट कर देंगे, चाहे आप इस इक्वेशन में कर दीजिए चाहे आप इस इक्वेशन में कर दीजिए, आपकी मर्जी है, आंसर सेम है। देखिए तो -5 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा, -5 प्लस 9, कितना आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है इस इक्वेशन में पुट करने का तो देखिए 10 माइनस 2p, 10 माइनस 2 इंटू 3, 6 हो गया, 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू, आ गया ना आंसर। दोनों की तरफ क्या है, q की वैल्यू आ गई। अब p का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, और q की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो p और q दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। सिमिलरली इस तरीके ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के वो सेम इसी तरीके से होंगे। ठीक है, और सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक और क्वेश्चन जो है वो मैं करके बता देती हूँ, बाकी फिर आप करेंगे। कहीं पे डाउट आता है तो फिर पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक से और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है आप लोगों को पसंद आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है इस वीडियो से, तो फिर रहता है कि ठीक है जल्दी जल्दी बनाना चाहिए, इस कोर्स को कंप्लीट कराना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करके देख लेते हैं इसी तरीके से। फिर बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, पहले हम रख लेंगे इक्वल में, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, एक दूसरे के इक्वल में होता है। ठीक है, तो अब क्यू डी को पुट करते हैं, 6 माइनस पी इज इक्वल टू में 3p माइनस 2। अब p को एक साथ रखिए, नंबर्स को एक साथ रखिए, माइनस p इधर जाएगा तो p बन जाएगा और ये इधर आएगा तो 6 प्लस 2 हो गया 3p प्लस p। 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 इज इक्वल टू 4p। अब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 4 जा 8 कट गया, p की वैल्यू 2 आ गई। अब 6 माइनस 2, सॉरी p की वैल्यू 2 आ गई, हाँ, तो 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो p इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, और q इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स देख के हम घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है। आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब इसी तरीके से होंगे। पहले क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस रखिए, उसके बाद क्या है, p को एक साथ रखिए, नंबर्स को एक साथ रखिए, काट के p की वैल्यू निकालिए, p की जो वैल्यू आई है उसको पुट करिए इक्वेशन में, q की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल सा है। ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको दिए हुए हैं सारे, अगर आपको चेक करना है तो आंसर आप देखिए लास्ट में आप चेक कर सकते हैं इसके आंसर्स।
जो वैल्यूज हमने निकाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पी की वैल्यू कितनी आई है 3 और क्यू डी की वैल्यू आई है 4, पी की वैल्यू आई है 2, क्यू की वैल्यू आई है 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब बाकी के इस टाइप के जितने क्वेश्चंस है वो आप करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये जो ब्लॉक है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक 1। अब इसके बाद हम ब्लॉक 2 करेंगे। ठीक है, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर है। ओके।